हेलो दोस्तों, नमस्कार। वे ऑफ मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं एम के गुजर और इस वीडियो में लेके आया हूं उत्तर पश्चिमी रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में एक 4 मई 2025 को असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर एवं 70% के लिए एक विभागीय पेपर हुआ है। उस विभागीय पेपर का दूसरा भाग, इससे पहले इसका पहला भाग हल करवा चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप जरूर देखें। और इस वीडियो में देखते हैं एओम के पेपर का दूसरा भाग क्वेश्चन नंबर 31 के साथ में। स्क्रीन पर देखें, क्वेश्चन नंबर 31 में है, ट्रैक को डी स्ट्रेसिंग करने हेतु यातायात ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। ट्रैक को डी स्ट्रेसिंग यानी तनाव मुक्त करना। ए में अवॉइड वेल्ड फेल्योर, बी में इम्प्रूव ड्रेनेज, सी में इम्प्रूव राइडिंग और डी में अवॉइड बकलिंग। ए में दे रखा है अवॉइड वेल्ड फेल्योर यानी वेल्डिंग विफलता से बचना, बी में इम्प्रूव ड्रेनेज यानी जल निकासी में सुधार, सी में इम्प्रूव राइडिंग यानी गाड़ी संचालन में सुधार और डी में अवॉइड बकलिंग यानी बकलिंग से बचने के लिए। ट्रैक को डी स्ट्रेसिंग किसके लिए किया जाता है, क्या उद्देश्य रहता है? इसका आंसर रहेगा डी, अवॉइड बकलिंग। बकलिंग को बचाने के लिए ट्रैक को डी स्ट्रेसिंग तनाव मुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर रहेगा डी, अवॉइड बकलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में है, कलर लाइट डिस्टेंट सिग्नल को किसकी मंजूरी से पीछे के स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल के साथ जोड़ा जा सकता है। कलर लाइट सिग्नल डिस्टेंट सिग्नल को किसकी मंजूरी से पीछे के अंतिम रोक सिग्नल एलएसएस यानी एडवांस स्टार्टर के साथ जोड़ा जा सकता है। ए में जीएम, बी में सीआरएस, सी में पीसीओएम और डी में पीसीएसओ दे रखा है। दोस्तों, सामान्य नियम 3.07 के साथ में लिखा है कि अनुमोदित विशेष अनुदेशों के तहत रंगीन बत्ती दूरस्थ सिग्नल पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल के साथ अथवा मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नल इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल अथवा संपर्क की रक्षा करने वाले रोक सिग्नल के साथ संयुक्त कर लगाया जा सकता है। एक बार फिर से सुने, सामान्य नियम 3.07 के साथ में साफ लिखा है कि अनुमोदित विशेष अनुदेशों के तहत रंगीन बत्ती दूरस्थ सिग्नल पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल के साथ अथवा मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नल अथवा संपर्क की रक्षा करने वाले रोक सिग्नल के साथ संयुक्त कर लगाया जा सकता है और अनुमोदित विशेष अनुदेश सीआरएस के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो क्लियर हुआ, 32 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बी, सीआरएस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्नलिखित में से कौन सा आने वाली गाड़ी के लिए एक स्थावर रोक सिग्नल नहीं है। ए में आउटर सिग्नल, बी में होम सिग्नल, सी में राउटिंग सिग्नल और डी में कॉलिंग ऑन सिग्नल। रोक सिग्नल नहीं है। आउटर सिग्नल रोक सिग्नल है, होम सिग्नल रोक सिग्नल है, राउटिंग सिग्नल रोक सिग्नल है, लेकिन डी में जो कॉलिंग ऑन सिग्नल दे रखा है ये एक सहायक सिग्नल है। कॉलिंग ऑन सिग्नल और शंट सिग्नल दोनों सहायक सिग्नल हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर रहेगा डी, कॉलिंग ऑन सिग्नल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में है, भारतीय रेल पर कितने उच्च घनत्व नेटवर्क HDN मार्गों की पहचान की गई है। उच्च घनत्व नेटवर्क HDN हाई डेंसिटी नेटवर्क, ए में 8, बी में 6, सी में 7 और डी में 5 दे रखा है। भारतीय रेलवे में 7 मार्ग ऐसे हैं जिनको हाई डेंसिटी नेटवर्क घोषित किया गया है। एक नंबर पे हम दिल्ली हावड़ा, 2 नंबर में देखें तो हम दिल्ली मुंबई,
तीसरा नंबर रहेगा मुंबई हावड़ा, चौथा रहेगा हावड़ा चेन्नई और पांचवा रहेगा मुंबई चेन्नई। छठे में हम लेंगे तो दिल्ली गुवाहाटी और सातवें में लेंगे तो दिल्ली चेन्नई। ये 7 मार्ग ऐसे हैं जिन्हें हाई डेंसिटी नेटवर्क, उच्च घनत्व नेटवर्क की पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर रहेगा सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में है, भारतीय रेल द्वारा कौन सा आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढांचा अपनाया गया है? ए में क्योटो प्रोटोकॉल, बी में हायोगो फ्रेमवर्क, सी में सेंडई फ्रेमवर्क और डी में नॉन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर रहेगा इसका सी, सेंडई फ्रेमवर्क। भारतीय रेल द्वारा सेंडई फ्रेमवर्क ढांचा अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में है, मेन लाइन कोचिंग ट्रेनों की प्राथमिक जांच के लिए कितना रखरखाव समय सुनिश्चित किया जाना चाहिए? ए में 4 घंटे, बी में 6 घंटे, सी में 8 घंटे और डी में 5 घंटे दे रखा है। मेन लाइन कोचिंग ट्रेनों की प्राथमिक जांच के लिए 6 घंटे का समय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर रहेगा बी, 6 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में है, किसी समयावधि में लाइन क्षमता उपयोग के आकलन के संदर्भ में डीसीपीटी का विस्तार क्या है? किसी समयावधि में लाइन क्षमता उपयोग के लिए, लाइन कैपेसिटी के उपयोग के लिए डीसीपीटी का विस्तार क्या है? ए में है डाटा सेंटर फॉर प्लानिंग ट्रैफिक, बी में डिजिटल कैपेसिटी प्लानिंग टूल, सी में डायरेक्ट कैपेसिटी प्लानिंग टेबल और डी में डिजिटल कैपेसिटी फॉर प्लानिंग ट्रांसपोर्टेशन। लाइन कैपेसिटी में डीसीपीटी का विस्तार है बी, डिजिटल कैपेसिटी प्लानिंग टूल्स, डिजिटल क्षमता नियोजन उपकरण। इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर रहेगा बी, डीसीपीटी, डिजिटल कैपेसिटी प्लानिंग टूल यानी डिजिटल क्षमता नियोजन उपकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रू रिव्यू बाय द डिवीजन? क्रू रिव्यू करने की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो क्या है? ए में एनुअल, बी में मंथली, सी में क्वार्टरली और डी में 6 मंथली यानी वार्षिक, मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक। क्रू रिव्यू जो आवृत्ति है क्रू के रिव्यू करने की, वो एनुअल है, वार्षिक है। 38 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए, एनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर माल परिचालन निष्पादन को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ए में टोटल इंटरचेंज, बी में इंजन किलोमीटर पर डे, सी में एनटीकेएम नेट और डी में WTR वैगन टर्न राउंड। दोस्तों, रेलवे में एनटीकेएम का मतलब नेट टन किलोमीटर से है। इसे हिंदी में शुद्ध टन किलोमीटर भी कहते हैं। एनटीकेएम एक माप है जो रेलवे द्वारा एक निश्चित दूरी तक ले जाए गए माल की मात्रा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे 1000 टन माल को 10 किलोमीटर तक ले जाया जाता है तो 10,000 गुणा 1000 गुणा 10 बराबर 10,000 एनटीकेएम के बराबर होगा। 1000 टन माल को 10 किलोमीटर तक ले जाया जाता है तो 1000 गुणा 10 बराबर 10,000 एनटीकेएम के बराबर होगा। नेट टन किलोमीटर। तो 39 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, एनटीकेएम पर वैगन डे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 में है HABD उपकरण द्वारा किस वैगन दोष का पता लगाया जाता है। वैसे आपको इसकी फुल फॉर्म से ही पता लग रहा है। HABD हॉट एक्सल डिटेक्टर, हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर। ए में ब्रोकन स्प्रिंग, बी में बॉडी बल्गिंग, सी में हैंगिंग पार्ट और डी में हॉट एक्सल दे रखा है। तो क्लियर है, HABD का फुल फॉर्म होता है हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर। तो क्लियर है, हॉट एक्सल के लिए इसको यूज होता है। 40 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा डी, हॉट एक्सल। आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे में 4 मई 2025 को एक एवं 70% के लिए पेपर हुआ है। उस पेपर का दूसरा भाग, इसी पेपर का पहला भाग जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक मैंने हल करवा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके आप जरूर देखें। मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोज की यदि आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, क्लिक करें और PDF डाउनलोड करें। यदि आपके डिवीजन या रेलवे में कोई पेपर हुआ है तो वो मुझे जरूर भेजें। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, एक पूर्णतः लोडेड स्टैक कंटेनर रैक में कितने TEU लाए जाते हैं। एक पूर्णतः लोडेड स्टैक कंटेनर रैक में कितने TEU लाए जाते हैं। TEU 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। तो कितने लाए जाते हैं। ए में 180, बी में 90, सी में 45 और डी में 360। देखो 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट TEU ये एक मानक माप है जिसका उपयोग शिपिंग कंटेनरों की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। खासकर रेलवे और समुद्री परिवहन में एक TEU 1 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 8 फीट ऊंचे कंटेनर के बराबर होता है। तो कितने TEU लाए जाते हैं, यानी 180। 41 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MACLS में लाइन क्लियर देने के लिए प्रथम रोक सिग्नल से आगे कितनी पर्याप्त दूरी साफ रखना आवश्यक है। MACLS मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल में लाइन क्लियर देने के लिए फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से आगे कितनी पर्याप्त दूरी साफ रखना आवश्यक है, यानी ब्लॉक ओवरलैप। ए में 400 मीटर, बी में 180 मीटर, सी में 120 मीटर और डी में 300 मीटर। पर्याप्त दूरी पूछ रहा है। सामान्य नियम 1.02 के 2 में पर्याप्त दूरी का अभिप्राय दे रखा है। सामान्य नियम 1.02 के 2 में पर्याप्त दूरी का अभिप्राय दे रखा है। पर्याप्त दूरी का अभिप्राय संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी से है। और मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल में लाइन क्लियर देने के लिए ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर का होता है जो प्रथम रोक सिग्नल से आगे होता है। यानी 42 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बी, 180 मीटर। ध्यान रहे, सिग्नल ओवरलैप 120 मीटर का होता है जो सिंगल लाइन में अंतिम ट्रेलिंग पॉइंट से आगे काउंट होता है और डबल लाइन में स्टार्टर सिग्नल से आगे काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में है, गति शक्ति नीति के अंतर्गत रेलवे प्रशासन कौन है। ए में GM, बी में DRM, सी में PCOM और डी में रेलवे बोर्ड। गति शक्ति नीति के अंतर्गत DRM ही रेलवे प्रशासन है। 43 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में है, गुड्स शेड पर रेलवे के स्वामित्व वाले रैकों की हैंडलिंग के लिए रेलवे द्वारा ग्राहकों पर लगाए गए शुल्क को क्या कहा जाता है। ए में भूमि पट्टा शुल्क, बी में स्टेबलिंग शुल्क,
सी में टर्मिनल शुल्क और डी में टर्मिनल एक्सेस चार्ज। ध्यान रहे, गुड्स शेड पर रेलवे के स्वामित्व वाले रैकों की हैंडलिंग के लिए रेलवे द्वारा ग्राहकों पर जो शुल्क लगाया जाता है उसे टर्मिनल शुल्क कहते हैं। 44 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, टर्मिनल शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्नलिखित में से कौन जीसीटी ऑपरेटर के रूप में पात्र है? जीसीटी ऑपरेटर के रूप में कौन पात्र है? ए में पंजीकृत कंपनी, बी में संयुक्त उद्यम, सी में पंजीकृत सोसाइटी और डी में दे रखा है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका डी रहेगा, उपरोक्त सभी। पंजीकृत कंपनी, संयुक्त उद्यम, पंजीकृत सोसाइटी, ये सभी जीसीटी ऑपरेटर के रूप में पात्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में है, मालगाड़ी ऑर्डर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? ए में लदान की डिमांड, बी में कर्मी दल की उपलब्धता, सी में इंजनों की उपलब्धता और डी में लिख रखा है पाथ की उपलब्धता। कौन सा आवश्यक नहीं है? कर्मी दल की उपलब्धता जरूरी है। यदि आप मालगाड़ी ऑर्डर कर रहे हैं तो उसको चलाने के लिए कर्मी दल की आवश्यकता है। सी में इंजन की उपलब्धता बिल्कुल करेक्ट है, इंजन की उपलब्धता जरूरी है और पाथ की उपलब्धता भी जरूरी है। इसलिए 46 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए, लदान की डिमांड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर की क्वेश्चन में है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनें, जिन्हें सेवा प्रदाता द्वारा प्रबंधित किया जाता है, कौन सी ट्रेन कहलाती है? ए में वंदे भारत, बी में नमो भारत रैपिड रेल और सी में भारत गौरव, डी में आस्था स्पेशल। करेक्ट आंसर इसका सी रहेगा। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए जो भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई है पर्यटक सर्किट ट्रेन, जिन्हें सेवा प्रदाता द्वारा प्रबंधित किया जाता है, वो है भारत गौरव ट्रेन। 47 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में है, जब एक मालगाड़ी किसी स्टेशन पर स्टेबल होती है तो दोनों ओर से कम कितने वैगनों के हैंड ब्रेक पूरी तरह कसे जाने चाहिए? स्टेबलिंग लोड के मामले का क्वेश्चन है। ए में 6, बी में 8, सी में 4 और डी में 2 दे रखा है। मालगाड़ी के स्टेबल करने का जो उल्लेख है वो सामान्य नियम 5.23 में किया गया है। ध्यान रहे, मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन केवल NWR की मैनुअल बुक्स में देख करके, नियमावलियों में देख करके पढ़ाए गए हैं। यदि आपके डिवीजन या रेलवे में कोई कंफ्यूजन मिले तो अपने डिवीजन या रेलवे का एक बार मैनुअल बुक G&SR आप एक बार जरूर मिलान कर लें। स्टेशन पर वाहनों को सुरक्षित रखने का जो उल्लेख है वो सामान्य नियम 5.23 में किया गया है। सामान्य नियम 5.23 के 1 के क में लिखा है कि वाहन लोड या गाड़ी को कम से कम 2 चैनों से प्रत्येक सिरे पर एक एक चैन बांधकर हाथ तालित किया जाए। और इसी के सामान्य नियम सहायक नियम 5.23 के 1 के ख में लिखा है कि कम से कम 4 स्प्रैग वुडन वेज का उपयोग किया जाए। तो प्रत्येक सिरे पर सबसे बाहरी पहियों के जोड़ों के नीचे 2-2 लगाए जाएं। और ग में लिखा है कि दोनों सिरों के कम से कम 6 वैगनों के हैंड ब्रेकों को पूर्णतः कस दें। सामान्य नियम 5.23 के 1 के क में लिखा है कि 2 चैन लगानी जरूरी है। इसी के ख में लिखा है कि कम से कम 4 स्प्रैग या वुडन वेजेज लगाना जरूरी है। और इसी के ग में लिखा है कि दोनों सिरों के कम से कम 6 वैगनों के हैंड ब्रेकों को पूर्णतः कस दें। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर होगा ए, 6 हैंड ब्रेक।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में है, एक स्टेशन पर 3 इंजनों को स्टेबल करते समय किस इंजन के हैंड ब्रेक को पूरी तरह लगाया जाना चाहिए? ए में लिखा है ओनली लीडिंग लोको, बी में लिखा है ओनली मिडिल लोको, सी में लिखा है ओनली ट्रेलिंग लोको और डी में लिखा है ऑल द लोको। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा डी। यदि स्टेशन पर 3 इंजनों को स्टेबल किया गया है तो सभी लोको के हैंड ब्रेक कसना जरूरी है। 49 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्नलिखित में से कौन सी डबल डेकर वातानुकूलित कुर्सी यान इंटरसिटी ट्रेन है? डबल डेकर वातानुकूलित कुर्सियान इंटरसिटी ट्रेन है। ए में युवा एक्सप्रेस, बी में उदय एक्सप्रेस, सी में तेजस एक्सप्रेस। अब मैं आपको बताता हूं युवा एक्सप्रेस। युवा एक्सप्रेस भारत में कम लागत वाली वातानुकूलित रेलगाड़ियां हैं जिन्हें विशेष रूप से युवाओं, छात्रों और प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया था। बी में उदय एक्सप्रेस लिख रखा है। उदय एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की एक उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित एसी चेयर कार वाली ट्रेन है जिसे मुख्य रूप से व्यस्त मार्गों पर व्यावसायिक यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। सी में तेजस एक्सप्रेस है। तेजस एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की आधुनिक सुविधाओं वाली एक अर्ध उच्च गति वाली ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन IRCTC द्वारा टिकट बिक्री और खान पान का प्रबंध किया जाता है। क्लियर हुआ? डबल डेकर वातानुकूलित एयर चेयर कार है उदय एक्सप्रेस। उदय एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की एक उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित AC चेयर कार ट्रेन है जिसे मुख्य रूप से व्यस्त मार्गों पर व्यावसायिक यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। 50 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बी, उदय एक्सप्रेस। सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में है, निम्नलिखित में से कौन सी किफायती अनारक्षित सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस सेवा है? ए में हमसफर एक्सप्रेस, बी में अंत्योदय एक्सप्रेस और सी में दे रखा है गरीब रथ। ए में देखो हमसफर एक्सप्रेस दे रखा है। हमसफर एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सभी 3 टियर AC यात्री ट्रेनें हैं जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिनमें सभी डिब्बों में CCTV कैमरे, GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली, जैव शौचालय, प्रशीतन बॉक्स, हीटिंग चैम्बर और व्यक्तिगत लाइट्स और चार्जिंग पॉइंट शामिल हैं। बी में अंत्योदय एक्सप्रेस दे रखा है। अंत्योदय एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष ट्रेन है जो पूरी तरह से अनारक्षित यानी जनरल डिब्बों वाली है। शायद यही रहेगा इसका आंसर। इसका मुख्य उद्देश्य भीड़ भाड़ वाले मार्गों पर चलने वाली कम आय वाले यात्रियों को सस्ती और आरामदायक यात्रा उपलब्ध करवाना है। सी में गरीब रथ दे रखा है। गरीब रथ एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सस्ती वातानुकूलित ट्रेन सेवा है जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए, लंबे समय तक यात्रा के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान करती है। हमसफर एक्सप्रेस AC है और गरीब रथ भी AC है और अंत्योदय एक्सप्रेस जनरल डिब्बे वाली अनारक्षित सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस सेवा है। 51 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में है, एक जोन में 0 बजे 33 खाली BCN है, दिन के लिए अनलोडिंग 17 BCN है और पूर्वानुमान में खाली प्राप्ति 22 BCN है। यदि दिन के लिए लोडिंग 18 BCN है तो खाली BCN का समापन बैलेंस क्या होगा?
ए में 56, बी में 66, सी में 46 और डी में 58 दे रखा है। खाली BCN 33 है। दिन के लिए अनलोडिंग 17 है, तो 33 और 17 50। पूर्वानुमान में खाली प्राप्ति 22 है, 50 और 22 72। यदि दिन के लिए लोडिंग 18 है तो 72 में से 18 घटा देंगे। खाली BCN 72 में से 18 गए तो 54 है। खाली BCN का समापन बैलेंस होगा 54, जो इस पेपर में ABCD में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर होगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में है प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर। प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर यानी PTO के अनुसार आयातित कोयला जब प्रेषक या कोयला आयातक द्वारा प्रायोजित होता है तो उसे किस प्राथमिकता के तहत परिवहन किया जाता है? ए में A, बी में B, सी में C और डी में D दे रखा है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि किस प्राथमिकता के अंतर्गत कौन सा यातायात या परिवहन आता है। प्राथमिकता A में सैन्य यातायात, मिल रेल, जो रेलवे द्वारा अनुमोदित हो, ठीक है। प्राथमिकता B, इसमें प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के लिए राहत सामग्री और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो PDS या FCI द्वारा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्न, लेवी, चीनी और अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अन्य वस्तुएं, ये प्राथमिकता B में आती हैं। प्राथमिकता C में कौन कौन से यातायात आते हैं? रेलवे बोर्ड या क्षेत्रीय रेलवे द्वारा निर्धारित मासिक या त्रैमासिक रेलवे कार्यक्रम के तहत अनुमोदित सभी कार्यक्रमित यातायात, ये C में आते हैं। और शायद उत्तर भी इसका C होगा। प्राथमिकता D में वह यातायात जो प्राथमिकता A, B या C में शामिल नहीं है, उसे प्राथमिकता D के तहत रखा गया है। तो प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर के अनुसार जो आयातित कोयला व प्रेषक या आयातक द्वारा प्रायोजित होता है वो प्राथमिकता C के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में है प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर यानी PTO के अनुसार POL यातायात के लिए स्वीकृति प्राधिकारी कौन है? POL के यातायात के लिए स्वीकृत प्राधिकारी रेलवे बोर्ड होता है। 54 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा A, रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में है पार्सल यातायात को डिम्ड VP के रूप में लोड करने के लिए किस स्टॉक का उपयोग किया जाता है? A में NMG, B में BCN, C में BOST और D में VPU। करेक्ट आंसर रहेगा इसका BCN। पार्सल यातायात को डिम्ड VP के रूप में लोड करने के लिए BCN का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर हुआ B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि CMS में नहीं की जा सकती है? A में CTR एंट्री, B में रिपोर्टिंग ऑफ अनयूजुअल ऑन रन, C में ब्रेथलाइजर टेस्ट और D में दे रखा है RS वेल्व साइमुलेशन। करेक्ट आंसर इसका D रहेगा, जिसकी एंट्री CMS में नहीं की जा सकती है। 56 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में है निम्नलिखित में से कौन सा लोको ग्रेडेड सेक्शन में बाहरी ट्रेनों के परिचालन के लिए बेहतर है? A में WAGS,
बी में WAG9HH, सी में WAG7 और डी में WAG9 दे रखा है। इसमें बी में WAG9HH दे रखा है, सबसे शक्तिशाली इंजन है। WAG9HH लोकोमोटिव एक भारतीय रेल इंजन है जिसे भारतीय रेलवे के लिए बनाया गया है। ये 9000 हॉर्स पावर्स की शक्तिशाली AC ट्रैक्शन मोटर से लैस है, जिससे ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भारी माल ढो सकता है। HH यानी डबल H अक्षर का अर्थ है हैवी एक्सल लोड यानी भारी ध्रुवीभार और हाई पावर आउटपुट उच्च शक्ति उत्पादन। तो डबल H दे रखे हैं, पहले H का अक्षर है हैवी, पहले H का अर्थ है हैवी एक्सल लोड और दूसरे H का अर्थ है हाई पावर आउटपुट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में है नियोजन प्रक्रिया में NPG का क्या अर्थ है? ए में नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, बी में दे रखा है न्यू प्रोजेक्ट ग्रांट, सी में दे रखा है न्यू प्लानिंग ग्रांट और डी में दे रखा है नेटवर्क प्लानिंग गेटवे। नियोजन प्रक्रिया में NPG का अर्थ है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एक सरकारी समिति है जो भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन और योजना बनाती है। ठीक है, 58 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्न में से कौन सा CRIS क्रिस द्वारा विकसित नहीं है? निम्न में से कौन सा क्रिस द्वारा विकसित नहीं है? ए में ICMS, बी में सत्संग, सी में स्फूर्ति और डी में कवच दे रखा है। ए में ICMS दे रखा है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल क्रिस द्वारा विकसित है। बी में सत्संग दे रखा है स्टेशन अकाउंटिंग सिस्टम, बिल्कुल ये भी क्रिस के द्वारा विकसित है। सी में स्फूर्ति दे रखा है फ्रेट ऑपरेशंस ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी क्रिस के द्वारा विकसित है। लेकिन डी में कवच दे रखा है, कवच भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित की गई है। क्लियर हुआ? ICMS, सत्संग, स्फूर्ति तीनों क्रिस के द्वारा विकसित हैं और कवच विकसित क्रिस के द्वारा विकसित नहीं है, ये भारतीय रेलवे द्वारा RDSO द्वारा विकसित किया गया है। इसलिए 59 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा डी कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में है GNSR के तहत विशेष अनुदेश जारी करने के लिए कौन सक्षम है? एक होता है एक विशेष अनुदेश होता है और दूसरा अनुमोदित विशेष अनुदेश होता है। तो विशेष अनुदेश जारी करने के लिए कौन सक्षम है? ए में CCRS, बी में CRS, सी में GM और डी में PCOM दे रखा है। दोस्तों, सामान्य नियम 1.02 के 50 में विशेष अनुदेश का अभिप्राय दे रखा है। सामान्य नियम 1.02 के 50 में साफ लिखा है कि विशेष अनुदेश का अभिप्राय विशेष मामलों या परिस्थितियों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी करने वाले अनुदेशों से है। विशेष अनुदेश का अभिप्राय विशेष मामलों या परिस्थितियों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी करने वाले अनुदेशों से है। और इसी में नीचे सहायक नियम 1.02 के 50 के क में लिखा है कि प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक को संचालन नियम और अनुदेश जारी करने का अधिकार है। इसलिए क्लियर हुआ, विशेष अनुदेश जारी करने का अधिकार PCOM को है और अनुमोदित विशेष अनुदेश जारी करने का अधिकार CRS को है। 60 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ डी।
ये था उत्तर पश्चिमी रेलवे का 4 मई 2025 को एओम का 70% के लिए एक पेपर हुआ था। उस पेपर का दूसरा भाग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक हल करवा दिए हैं। इसका पहला भाग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक हल करवाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके जरूर देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 के साथ में। धन्यवाद।